हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे 2022 नीट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 का एनालिसिस। हम लोगों ने जो PYQ सीरीज़ शुरू की है, इसमें हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को थॉरली समझ चुके हैं, प्रैक्टिस किया, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया और पूरे ट्रेंड को समझा। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं था, चैप्टर को समझना कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना उसका वेटेज है। तो ये हमें एक आइडिया देता है कि हमें किस चैप्टर पे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है, कितना ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड करना है। इसी क्रम में हम लोग आज 2022 का पार्ट 2 शुरू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2022 के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 को सॉल्व किया था। 1 to 11 क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर चुके थे। मैं फिर से बता दूं कि हम लोगों ने जो प्लान किया था वो प्लान ये था कि किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक बार में हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ सॉल्व करना ही हमारा पर्पस नहीं है। बार बार इस बात को मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि सिर्फ सॉल्व करके क्वेश्चन को ख़त्म करना पर्पस नहीं है। लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि जब हम कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं किसी भी ईयर का, तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या? यार, क्वेश्चन तो बुक में बहुत ढेर से पढ़े हैं, मतलब काउंटलेस क्वेश्चन है। तो PYQ से फ़ायदा क्या होता है? PYQ से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उसके स्टैंडर्ड हमको मिलते हैं और हमें खुद को चेक करने का मौका मिलता है कि उस स्टैंडर्ड तक हम प्रिपेयर्ड है कि नहीं, उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें क्या कमी है, क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये तो पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किस चैप्टर का वेटेज कितना है। रेगुलरली हर साल किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अब तक हमने देखा 2023 में भी, 2022 में भी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिससे मल्टीपल क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। एक क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। तो अब ये हमको पता चल गया, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब पे हम और ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ताकि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो ये जो आउटकम है इस पूरी सीरीज़ का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, रादर देन कि बस क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर निकाला और हो गया, ये नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये चीज़ हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। तो आज हम लोग जब पार्ट 2 शुरू करेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर का, तो 1 to 11 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस इसकी ठीक पहले वाले क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 2 में और शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। अब तक हमने देखा कि चाहे 2023 का क्वेश्चन पेपर हो या 2022 का क्वेश्चन पेपर हो, कि अगर हम फॉर्मूले भी याद करके जा रहे हैं तो बहुत क्वेश्चन हमको ऐसे मिलेंगे जो हम कर सकते होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला पर एकदम अलग से एफर्ट लगाओ। डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज फॉर्मूले को अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं हमसे क्या कहता है, किस टॉपिक से और किस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द इनिशियल टेंशन ऑन a stressed string। अब ये स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का यहाँ पर बात हो रहा है। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग वेव मोशन से कुछ कनेक्टेड लग रहा है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहरहाल, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच के स्ट्रिंग है इज डबल्ड, देन द रेशियो ऑफ इनिशियल and final speeds of the transverse wave along the string is। अब किसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है उसके स्पीड से बना हुआ ये क्वेश्चन है। तो वेव मोशन हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते हैं कि भाई अगर कोई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रेच का मतलब कोई खींचा हुआ स्ट्रिंग है, तो इस खींचे हुए स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड होती है, इस ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है।
और ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि उस स्पीड का कनेक्शन इसके टेंशन से हो रहा है, कि जो स्ट्रिंग में टेंशन है उसको हम लोग डबल कर दें, 2 गुना कर दें। तो अब यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि किसी स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी भी स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू के बराबर होता है, जहाँ टी क्या होता है उस स्ट्रिंग का टेंशन और म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ तो टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, या कह सकते हो कि म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी, कि स्ट्रिंग के यूनिट लेंथ का मास कितना है। तो किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो दो तरफ से स्ट्रेच किए हो है ना, उसमें जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी उसके वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन होता है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो चेक करना होगा सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में हमको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन जिस फॉर्मूले पर होगा वो फॉर्मूला क्लियर है। अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो देखते हैं। कह रहा है कि स्ट्रिंग का जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसको डबल कर दिया जाए। म्यू के बारे में कुछ नहीं कह रहा है कि म्यू के साथ क्या हुआ है, तो म्यू इज़ कांस्टेंट, म्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस टाइटनेस टेंशन उसका बढ़ा देना है। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि v प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू t1 बाई t2 कह सकते हो। और टेंशन को डबल करना है, तो t1 तो एज इट इज़ और t2 इज़ 2t1, डबल कर दिया। तो व्हाट यू गेट इज़ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको रेशो ही निकालना है इनिशियल टू फाइनल। तो रेशो सिंपल सा कितना आएगा 1:√2 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में काउंटिंग होगी इसकी, कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, घुमा फिरा कि यहाँ वहाँ से कुछ नहीं है, प्लेन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2022 का क्वेश्चन पेपर है, बहुत दिन नहीं हुआ है, बस 2 साल पुराना पेपर है। देख सकते हो कि फार्मूला भी याद होगा तो कितने आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। गिनो, काउंट करो, दैट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस, कि पूरे 50 क्वेश्चन में ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो प्लेन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिनके फार्मूला याद हो तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, काउंट करो, देखो, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि चलो यार फॉर्मूला ही कम से कम कर लेंगे तो बहुत हमारा हेल्प हो जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलेंगे 13 क्वेश्चन की तरफ, बट डू इट फास्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन 13 हमसे क्या कहता है और किस टॉपिक से लिया गया है। टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। 2 पार्टिकल के एक सिस्टम बने हैं जिसका सेंटर ऑफ मास हमको फाइंड करना है। तो कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम आर कनेक्टेड टू द 2 एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑफ नेग्लिजिबल मास, मतलब कहने का ये है कि हमारे पास एक रॉड है जिसका मास लगभग 0 के बराबर है, ऑलमोस्ट इज नेग्लिजिबल, और इसके दोनों एंड पर हमने 2 बॉडीज़ को कनेक्ट किया है जिनके मास हमें दिए हुए हैं 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो मास है इन ऑब्जेक्ट्स का ही है, रॉड का मास इज नेग्लिजिबल। हाँ, रॉड की लेंथ हमको दी हुई है 10 मीटर। तो कह रहा है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ पे होगा। बहुत तरीके हैं इसको फाइंड करने के। हम लोग सेंटर ऑफ मास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो होता है, अगर 2 पार्टिकल की बात किया जाए तो उन दोनों पार्टिकल में जिसका मास ज़्यादा होता है, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ रहता है। मतलब सेंटर ऑफ मास
एकदम 20 में नहीं होगा, 20 से थोड़ा सा 20 वाले की तरफ होगा। बहुत कॉमन फैक्ट है, सबको पता होता है कि जिधर ज़्यादा मास होता है सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ भागता है। तो हमें सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट लोकेशन तो बात की बात है, लेकिन जो अगर गेस करें तो 20 से थोड़ा सा मिड से थोड़ा सा 20 वाले की तरफ होगा, समवेयर हियर, है ना। तो ये होगा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अगर गेस करने की बात करें तो। हमेशा एक बात का विशेष ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में होते तो बहुत ही आसान है, मगर एक बात का ध्यान रखना, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस दोनों पार्टिकल में से किस पार्टिकल से पूछा गया है, इसका हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से मांग सकता है, यहाँ से मांग सकता है, तो मेक श्योर कि जो दिया है हम वही समझे और लिखें। तो क्वेश्चन कर रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 किलोग्राम मास। 10 किलोग्राम मास से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये पूरा लेंथ था 10 मीटर और हमने कहा कि बीच से थोड़ा सा 20 किलोग्राम की तरफ शिफ्ट करेगा। तो 20 का तो मतलब हो गया 10 मीटर, सॉरी 10 का आधा कितना होगा 5। तो यहाँ से डिस्टेंस जो होना चाहिए 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 से ज़्यादा। तो 5 से ज़्यादा 5 तो होगा नहीं और 10 भी नहीं होगा। 10 का मतलब क्या कि एग्जैक्ट 20 किलोग्राम पर थोड़ी जाके बैठ जाएगा। यहाँ से 10 मीटर का मतलब यहीं पर पहुँच गया, 20 के ऊपर थोड़ी होगा सेंटर ऑफ मास या। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। 5 मीटर एकदम बीच में हो गया, एकदम बीच में तो हो ही सकता है। 10/3 5 से कम है, 10/3 5 से कम है, तो 5 से कम भी नहीं हो सकता है, 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन अलग अलग वजहों से गलत है। चौथा ऑप्शन है 20/3, जिसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो 6.67 मीटर के आसपास आएगा, जो 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा 6.67, चारों ऑप्शन में से यही एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। बस हो गया, ख़त्म। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। नॉट नेसेसरली कि हमेशा हो ही जाए। मान लो 4 के चारों ऑप्शन अगर 5 से ज़्यादा हैं तब तो हम लोग ऐसे गेस नहीं कर सकते, निकालना ही पड़ेगा। मगर जिस ऑप्शन में, जिस क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना करें, क्यों टाइम वेस्ट करें अपना। तो ये भी एक तरीका समझने का है, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी फॉर्मूले के, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसको सॉल्व कर लिया कि भैया जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से 5 मीटर से ज़्यादा दूरी पर होगा। तो 5 मीटर से ज़्यादा दूरी पे एक ऑप्शन ये भी था, मगर वो 5 से ज़्यादा 10 मीटर हो गया। 10 तो यहीं पर पहुंच जाएगा, फिर वहाँ तो सेंटर ऑफ मास है नहीं। 10 से कम ही होगा तो भी कन्फर्म है। 5 से अधिक होगा मगर 10 से कम भी तो होगा, 10 भी नहीं हो सकता। तो ये 3 ऑप्शन तुम्हारे गलत हो गए, चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताओ, ये सब सीखने में, देखने में, इसको सॉल्व करने में कितना वक्त? मुश्किल से 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। हमारा यही टारगेट है कि हम हमेशा देखो यार, एनालिसिस करो कि यार वो क्वेश्चन 1 मिनट में हम कर पा रहे हैं कि ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ठीक है विल टेक सम टाइम, मोर देन 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट ले सकते हैं, कुछ को 3 मिनट भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको ऐसे मिलेंगे जो 1 मिनट से कम पे कर सकते हैं हम लोग। तो देखो कि वो सही में 1 मिनट से कम पे हो पा रहा है कि नहीं। तो ये है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर 4 के चारों ऑप्शन मोर देन 5 होते, यहाँ तो ठीक है, एलिमिनेट कर लिया, निकाल लिया। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो सकता ना, क्या हर जगह ऑप्शन ऐसे ही आएगा? नहीं आ सकता है। हम नॉट नेसेसरली सॉल्व कैसे करेंगे उसको देख लिया जाए। ऐसे क्वेश्चन में काम ये करना कि 10 किलोग्राम से डिस्टेंस निकालना है, तो जिस पार्टिकल से डिस्टेंस निकालना हो उसको ओरिजिन मान लो। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0 0। और ये मैंने मान लिया, चलो रॉड को एक्स एक्सिस, ठीक है। तो 20 किलोग्राम का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 10 मीटर, 0, ठीक है। तो अब हम लोग 2 पार्टिकल के लिए जो XCM का फॉर्मूला पढ़ते हैं,
m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, लगा दो उसको। तो xcm इज m1x1 0 प्लस m2x2 200 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 30। इसको सॉल्व किया तो 20/3 मीटर, और वो भी कहाँ से, तो फ्रॉम 10 किलोग्राम मास। सिंपल है। तो 2 पार्टिकल का था तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था, तो आराम से कर सकते, कोई बहुत बड़ा हवा वाला क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। बट देखिए 14 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, डू इट फास्ट। अब चलते बच्चों क्वेश्चन 14 की तरफ। और क्वेश्चन 14 जो कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर जो लोग पढ़ते हैं, उसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ से मैटर वेव से लिया गया है क्वेश्चन है। देखते पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वेरिएशन चेक करना है, मगर किसके साथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड वेवलेंथ नहीं होगा, एंड इट्स एसोसिएटेड वेवलेंथ का तो वेरिएशन है ही है, एसोसिएटेड लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एसोसिएटेड लीनियर मोमेंटम इज, ठीक है। तो किसी पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका ग्राफ हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पार्टिकल के मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या होता है, कुछ होता भी कि नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी मैटर वेव जो होती है, ठीक है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो मैटर वेव की बात करता है कि अगर कोई मैटर है और उसको अगर हम लोग, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैटर में डुअल नेचर होता है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। तो जब कोई जब कोई मैटर वेव नेचर शो करता है तो उससे जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है उसी को तुम कहते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला फॉर गिवन मैटर वेव लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, ये हम सब जानते हैं। इसी वेवलेंथ को हम कहते हैं बच्चों, दिस लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। किसी पार्टिकल का, अगर कोई पार्टिकल है जिसका लीनियर मोमेंटम p है तो उस पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ h क्या होता है, दिस h इज ऑब्वियसली प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भूलना मत। फॉरगेट अबाउट क्वेश्चंस की बात नहीं कह रहे, बस पहले फॉर्मूले को देखो, ठीक है। तो h तो ठहरा कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो लैम्डा और p का रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो लैम्डा है वो p के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम हम बढ़ाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, इनवर्स रिलेशन है। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि मोमेंटम जब बढ़ रहा है तो लैम्डा भी बढ़ रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड इज मोर अप्रोप्रिएट, मोमेंटम को बढ़ाओगे लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एक कर्व बनाते हुए लाइक y इज इक्वल टू 1/x, जो लोग ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। अगेन थर्ड बेकार ऑप्शन है, ये तो बता रहा है कि लैम्डा और p आपस में प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन बता रहा है। ये ऑप्शन तुम्हारा क्या है, गलत है। चौथा भी स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। हालांकि यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है कि p की वैल्यू बढ़ाओगे तो लैम्डा का वैल्यू घट रहा है। तो ये जो बढ़ने घटने वाला रिलेशन है वो यहाँ तो होल्ड कर रहा है, लेकिन y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ एक कर्व बना करके आता है, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आता। ये तो हम जानते हैं, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है। तो कुल मिला जुला करके ऑप्शन सेकंड इज
अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, बहुत बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल फॉर्मूला आपस का रिलेशन, उस रिलेशन को सही तरीके से एक्सप्रेस करता हुआ एक ग्राफ। ठीक है, तो चलेंगे 15 क्वेश्चन की तरफ। डू इट फास्ट। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 15 की तरफ, देखते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन है और कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। कह रहे हैं कि अलोंग सोलेनॉइड, तो जो टॉपिक हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है द सोलेनॉइड। अलोंग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हैज़ 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इफ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट flows in the solenoid, the magnetic field strength at the center of solenoid is। अब क्या होता है पहले solenoid और ये कहना क्या चाहता है उसको फिगर से पहले समझते हैं। होता क्या है कि मान लो मैंने एक कोई इंसुलेटिंग मटेरियल का एक सिलेंडर लिया, कोई भी जो इंसुलेटर होना चाहिए, और उस पर हमने क्या किया, कुछ कंडक्टिंग वायर्स की ऐसे टर्न्स बना दिए, वाइंडिंग्स बना दिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये लगा दिया एक बैटरी, एक रियोस्टेट। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हम लोग कराएंगे, इस सॉलिड में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेट करने की बात हो रही है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि सेंटर क्यों लिखा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि सोलेनॉइड की पूरे लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म नहीं होती है। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, जिसकी बात अभी करेंगे हम लोग, वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगभग जितना सेंटर पर होता है उसका हाफ होता है। ठीक है, तो सेंटर पे कह के बताना चाहता है कि तुमको सेंटर पर ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो फॉर्मूला लोग पढ़ते हैं। एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लगभग आधा हो जाता है। खैर, एंड्स की बात हमसे नहीं कह रहा है, हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI। म्यू नॉट बिल्कुल सबको पता है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है जो कांस्टेंट है। I इलेक्ट्रिक करंट है जो क्वेश्चन में हमको मैक्सिमम टाइम दिया रहता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं वो होता है N। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या ऐसा है, N भी सिंपल है, नंबर ऑफ टर्न्स तो दिया भी 100। बिल्कुल सही बात है, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन एक चीज़ और इसमें अटैच होती है, ये N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की पूरी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो यहाँ पर पे नहीं होता है। एक्चुअली N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में इसकी लेंथ से डिवाइड करना होता है। तो N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इस बात का ध्यान है। ओके सर, वो भी ठीक है, जरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिखा है। 100 टर्न्स पर मिलीमीटर, ठीक तो है, पर 1 मिलीमीटर हो गया तो 1। भाई एम के सिस्टम में बात होना चाहिए, ऐसा ही सिस्टम बात होना चाहिए। 100 टर्न्स पर मिलीमीटर है, हमको नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर चाहिए होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो हमको दिया है पर लेंथ, उसकी यूनिट क्या है, हमको पर मीटर में चाहिए होता है, पर मिलीमीटर में नहीं, पर सेंटीमीटर में नहीं। वी नीड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर ऑफ द सोलेनॉइड। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन के अलावा। और देखते हैं तो मी नोटिस, जैसा कि हम सब जानते हैं 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस। याद रखना ये फॉर्मूला इसके सेंटर का फॉर्मूला है, एंड्स का फॉर्मूला लगभग इसका आधा होता है।
तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन इंटू वाई। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर मिलीमीटर दिया है, चेंज करेंगे इसको। इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर, सिंपल। तो 4 इंटू 3.14 10⁻⁷ इंटू 100, मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 10⁻³ मीटर। अब ये चला जाएगा ऊपर, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 12.56 10⁻⁷ इंटू 10⁻+5, ठीक है। तो +5 -7 सॉल्व किया तो 12.56 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। सिंपल इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो याद रखना, इसी फॉर्मूले पर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ लो, याद कर लो, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इस फॉर्मूले के लिए कि n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट मीटर, वो हमको चाहिए। और दूसरी बात, ये फॉर्मूला सिर्फ सेंटर के लिए है, एंड्स पर पूछेगा, इसका हाफ करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस फॉर्मूले को भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होगा। चलेंगे 16th क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑप्टिक्स से लिया गया है, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। एक लाइट रे है जो किसी ग्लास के सरफेस पे पड़ती है, आती है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर एक उनमें कन्फ्यूज़न होता है कि सर लाइट रे कहाँ से आ रही है। तो जब तक हमें नहीं कहेगा, हमको यूनिवर्सल मीडियम एयर मान के ही चलना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एयर से ग्लास के सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। फिगर बना के समझाता हूँ। ये है ग्लास का सरफेस और यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरीके से। तो लाइट का जो इंसिडेंस हो रहा है एयर से ग्लास में हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो मीडियम क्लियर रहे कि कहाँ से कहाँ लाइट जा रही है। एयर टू ग्लास, फर्स्ट मीडियम एयर, सेकंड मीडियम ग्लास। नहीं कह रहेगा तो हमको एयर मान के चलना है हमेशा। तो एक लाइट रे इंसिडेंट हुई ग्लास के सरफेस से फ्रॉम एयर, उस ग्लास के सरफेस पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज √3, ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिया हुआ है एट 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर एंगल, 60 डिग्री एंगल पर लाइट जो है वो एयर से ग्लास के सरफेस पर पड़ती है। कहने का मतलब ये है, उस ग्लास के सरफेस पर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। यहाँ तक बात हमसे सिंपल सी क्वेश्चन में कह रहा है। अब लाइट जो इंसिडेंट हुई है, इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, जाहिर सी बात है, ग्लास का सरफेस है एकदम चमकदार सरफेस होगा। और कुछ जो है वो रिफ्रैक्ट भी होगा, ठीक है। कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ रिफ्रैक्ट हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कि द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेस विल बी। रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच में ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये 60 है तो ये पक्का 60 होगा, और ये 60 है तो ये जो इतना एंगल है वो कितना होगा, 30 होगा। अब अगर मुझको ये एंगल पता चल जाए तो इस एंगल में 30 को ऐड कर देंगे तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल मुझको मिल जाएगा। अब ये एंगल पता कैसा किया जाए, सुनो। अगर मुझको ये वाला एंगल पता चल जाए तो इस वाले एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे, ये एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल मिला तो ये मिला और ये मिला, तो ये पूरा एंगल जो कि हमारा आंसर है। और ये एंगल पता करने के लिए है क्या, वैसे ये एक्चुअली में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो है।
रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता चल जाए, आंसर हमारा आ जाएगा। और ये पता करने के लिए स्नेल्स लॉ लगा दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही है, लगाओ स्नेल्स लॉ, क्या दिक्कत है, आर निकालते हैं, आ जाएगा आंसर। तो स्नेल्स लॉ जैसा कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो साइन आई इज साइन 60, साइन आर नहीं पता, ए म्यू जी इज √3। तो साइन 60 इज √3/2, साइन आर इज इक्वल टू √3, कैंसल्ड आउट। तो यहाँ से मुझको मिल गया साइन आर इज इक्वल टू 1/2। तो साइन आर इज इक्वल टू 1/2 है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। तो ये हो गया 30, तो ये पूरा तुम्हारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 ये और 30 ये, तो 60 + 30 इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। वैसे एक और तरीका है इसको करने का, एक होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ब्रूस्टर एंगल, जिसके लिए रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। तो म्यू इज इक्वल टू √3 है और tan 60, तो tan 60 इज इक्वल टू √3r है। तो इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई करता है ये कंडीशन, जैसे कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसे भी देख सकते थे, इसका आंसर सीधे 90 डिग्री आता। अभी थोड़ा सा ब्रूस्टर एंगल पर बेस्ड है, ब्रूस्टर लॉ पर बेस्ड होता है, तो वहाँ से इसको हम लोगों ने करेक्ट कर सकते हैं, अगर वो थ्योरी वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, अदरवाइज ये तरीका ही बेहद सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। तो चलेंगे 17th क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते बच्चों इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जितने इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमको उस पर क्या तरीका अप्लाई करना चाहिए। क्वेश्चन करा है कि अ शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली। कोई शेल है, कोई बॉम्ब है, कोई बॉडी है, कुछ भी समझ लो, कि अ शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली, इनिशियली रेस्ट में है। इट explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है, फ्रैक्शन के कैलकुलेशन से बचने का तरीका ये है कि जो शेल है, जो बॉडी है, उसके 3 पार्ट करने हैं और उन 3 पार्टों के जो मास का रेशो है वो 2:2:1 है। तो अब अगर हम कोई मास एज्यूम कर लेंगे कि भाई इस बॉडी का मास m है, तो हमको 2:2:1 में उसको डिवाइड करना होगा। मैं कहता हूँ कि इससे आसान तरीका ये होगा कि इन सबको ऐड कर लो। 2 + 2 + 1 कितना होगा 5। तो क्यों हम फ्रैक्शन के झंझट में पड़े, हम सीधे इस बॉडी का मास कितना मान लेते हैं 5 है। ये 5 कहाँ से आया, जो रेशो है उसको ऐड कर दो। इससे फ़ायदा ये होगा कि फ्रैक्शन से बच जाओगे। अब 5 को तुमको डिवाइड करना है 2:2:1 में, तो रेशो क्या क्या होगा, तो वैल्यूज़ क्या क्या होंगे 2m, 2m और m। ठीक है, तो फ्रैक्शन से बचने का तरीका ये है कि जो भी तुमको रेशो दिया है उसको ऐड कर लो। ऐड करने पर जो है वही उस टोटल बॉडी का मास मान लो। तुम 5 किलोग्राम मान लो, कोई फ़र्क नहीं है, 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हमको m ही मानना है, तो m अगर मानोगे
तो इस m को तुमको 2:2:1 में डिवाइड करना होगा। वो भी तरीका है, वो भी वैसे भी कर सकते हो। तो m को अगर डिवाइड करेंगे 2:2:1 में तो क्या क्या हिस्सा आएगा, 2m/5, 2m/5 और m/5। तो अगर m मानोगे तो तुमको फ्रैक्शन के साथ डील करना पड़ेगा। तो आसान तरीका ये है कि टोटल ऐड करके 5m मान लो, तो 5m को डिवाइड करना होगा तो 2m, 2m और m हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो। तो एक बॉडी है जो इनिशियली एट रेस्ट है, इसका जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा। अब क्या करता है कि ये अपने आप एक्सप्लोड्स, अपने आप ये एक्सप्लोड करता है, फटता है। अब शेल है तो भाई एक्सप्लोड करेगा। तो ये जो है वो एक्सप्लोड किया, और जो एक्सप्लोजन हुआ वो इन 3 फ्रैक्शन में हुआ, 2m, 2m और m। इसके 3 फ्रैगमेंट्स बने जिनके मास 2m, 2m और m हैं। इफ द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मास, अब इन फ्रैगमेंट्स में से जिनके मास इक्वल है उनको ले लो। द फ्रैगमेंट्स विथ इक्वल मास फ्लाई ऑफ, कितना अच्छा वर्ड लिखा है, फ्लाई ऑफ, उड़ जाता है, इन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जो इक्वल मास वाले फ्रैगमेंट है वो ऐसे एक्सप्लोड होता है बॉडी कि वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके 3 पार्ट में से जो 2 इक्वल पार्ट वाले मास हैं 2m और 2m, वो एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आफ्टर द एक्सप्लोजन विथ स्पीड v, और दोनों को ही स्पीड v है। तो स्पीड v से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2mv और 2mv ये दोनों का लीनियर मोमेंटम भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट इज, जो थर्ड फ्रैगमेंट है उसकी स्पीड पूछा है। चलो, क्वेश्चन तो यहाँ तक क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ गई कि 5m मास का एक शेल है, एक बॉडी है जो 3 पार्ट में एक्सप्लोड होता है, जिनके मासेस है 2m, 2m और m। इनमें से जो 2m वाले मास हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v स्पीड से मूव करते हैं। तो v को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों का मोमेंटम मुझको मिल गया। तो जो तीसरा पार्ट है, इस तीसरे पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी वो हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है उस तरीके का नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनके लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है उस कंजर्वेशन प्रिंसिपल को हम लोग को अप्लाई करना है। मगर क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐसे ही हर जगह लगा देंगे? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्ट्रिक्टली सिर्फ वहीं पर लगाना होगा जहाँ पर पे किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो। कहीं पर लिखा है कि बॉडी को फोर्स लगा करके ब्रेक किया गया है। एक शेल है, एक बॉम्ब है, वो अपने आप एक्सप्लोड करता है बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स। तो भैया एक्सटर्नल फोर्स का कोई नामो निशान नहीं है। तो समझ जाना कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की यहाँ पर पे बात होने वाली है। पहचान देखो क्वेश्चन की, क्वेश्चन खुद बताता है अपनी आइडेंटिटी कि हम कैसे सॉल्व होंगे, किस प्रिंसिपल से मेरा सोल्यूशन होगा। तो शेल है, एक्सप्लोड कर गया अपने आप, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि इफ़ इट इज़ सो, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है
तो किसी भी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल, मतलब एक्सप्लोड करने के पहले और एक्सप्लोड करने के बाद। ये एक्सप्लोड करने के पहले है, ये एक्सप्लोड करने के बाद है, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो भैया एक्सप्लोड करने के पहले तो बॉडी एट रेस्ट है, द शेल इज एट रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो है, 110% श्योर है। तो भैया फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए, मतलब इन तीनों पार्ट्स का जो मोमेंटम है इनको अगर ऐड करोगे तो वो ज़ीरो होना चाहिए। किसी फ्रैगमेंट्स का मोमेंटम हो सकता है, तीनों का सम ज़ीरो होना चाहिए। तो अब इसमें देखो तरीका क्या अप्लाई करते हैं। अगर ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं और दोनों के मोमेंटम को चलो ठीक है 2 mb है, कोई दिक्कत ऐसे ही कर लेंगे। दोनों का मोमेंटम 2 mb और 2 mb है और ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो 2 mv इंटू √2 होगा। अब ये कहाँ से आ गया भैया ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, √a² + b² करके देख लेना, 2 mv √2 आ जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया 2 mv √2। अब ये रिजल्टेंट को कैंसिल होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नेट मोमेंटम तुमको क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए। तो ज़ीरो होने के लिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है उसको कैंसिल कौन करेगा, ये तीसरा वाला। तो तीसरे वाला कैंसिल तभी करेगा जब तीसरे वाले का मोशन इसके जस्ट अपोजिट हो, और इसकी वेलोसिटी मान लो मैंने v' है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, mv'। अब ये mv' अगर इसके बराबर हो जाए तो मोमेंटम कट जाएगा एंड बॉडी का जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो फॉलो हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आइडिया क्या है, जो दो इक्वल पार्ट्स हैं उनके जो भी मोमेंटम आए उसको तीसरा वाला पार्ट कैंसिल करना चाहिए, ताकि नेट मोमेंटम अगर शुरू में ज़ीरो था तो अंत में भी ज़ीरो बना रहे। और कैसे कैंसिल करेगा, जब दोनों के वैल्यू मस्ट बी इक्वल, तो इक्वल कर दो। 2 mv √2 इज इक्वल टू mv'। इस बात को भूलना नहीं कि जो तीसरा पार्ट है उसका मास जो है वो m है और बाकी दो पार्ट्स के मास 2m है। तो एक अकेला का मोमेंटम उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको खा जाएगा, ताकि नेट मोमेंटम रिमेन्स ज़ीरो। तो m यहाँ से कैंसल्ड आउट, तो व्हाट यू गेट v' इज इक्वल टू 2 √2 v इज योर आंसर। तो 2 √2 v यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो गिवन क्वेश्चन है वो किस प्रिंसिपल पे फॉलो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देख लो, यही बेस्ट मेथड है, सबसे आसान सबसे बेस्ट मेथड है। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले कि रेस्ट में था सडनली एक्सप्लोड हो गया इन डिफरेंट पार्ट्स, तो समझ जाना कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ तरीके कुछ टेक्निक्स अगर समझ जाओगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। एक चीज़ और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम हो। ठीक है, तभी इनका रिजल्टेंट बिल्कुल 20 से पास करेगा। अगर नहीं है तो जो भी वैल्यू देगा उनका उस वैल्यू के हिसाब से रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और फिर उस रिजल्टेंट को इस थर्ड वाले से कैंसिल कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सलूशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था, मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं। बट चलेंगे 18 क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि वो किस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, डू इट फास्ट। अब अगला क्वेश्चन बच्चों उस टॉपिक से है जिस टॉपिक से तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एकदम 100% आना ही आना है, और उस टॉपिक का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये वेव ऑप्टिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन तुमको हमेशा से मिलेंगे।
तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हमको प्रिपेयर करना है, इस बात को ध्यान रखना कि पेपर को देखते चलना है। इसके पिछले वाले ईयर में दैट इज़ 2023 में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो जैसे भी करके इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत अलग से पता होनी चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में है कुछ नया चीज़ तुमको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं अदर देन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a student observes 8 fringes in a certain segment of screen। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है 8 fringes in a certain segment of the screen, इसका मतलब क्या है पहले समझ लो। जैसे मान लो कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में ये स्क्रीन जो हम लोग यूज़ करते हैं ये वो स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर बीच में कहीं सेंट्रल फ्रिंज बनता है, ठीक है। इसके ऊपर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे हमको ऑर्डर वाइज मिलते हैं, ठीक है। तो मान लो ये एक सेगमेंट है, ये एक हिस्सा है स्क्रीन का, दिस इज द सेगमेंट। इस सेगमेंट में स्क्रीन के इस हिस्से में एक बच्चा, एक स्टूडेंट 8 फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करता है। वो 8 ब्राइट हो सकते हैं, वो 8 डार्क हो सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्राइट और डार्क दोनों की जो विड्थ होती है वो सेम होती है। तो 8 फ्रिंजेस वो ऑब्जर्व करता है किसी गिवन हिस्से में ऑफ द स्क्रीन, ये कहने का मतलब पहले सेंटेंस का, ठीक है। लेकिन एक बात और कह रहा है कि ये 8 फ्रिंजेस वो तब ऑब्जर्व करता है जब जो वेवलेंथ यूज़ किया गया वो 6000 अच्छा नैनोमीटर में है, तो 600 नैनोमीटर जब वेवलेंथ यूज़ किया गया तब देखा ना कि व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज यूज्ड, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर, पूरा सेटअप वैसे ही रहे, स्लिट की विड्थ, स्क्रीन का पोजीशन, सब कुछ वैसे ही रहे, बट वेवलेंथ जो हम यूज़ करें अब वो 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ हो, तो स्क्रीन के उतने ही हिस्से में ये चीज़ को मार्क करना, स्क्रीन के उतने ही सेगमेंट में जिसमें पहले 8 फ्रिंजेस दिख रहे थे अब कितने फ्रिंजेस दिखेंगे, तुमसे क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने मान लिया कि चलो उसमें अब n फ्रिंजेस दिखाई पड़ेंगे विथ λ2 400 नैनोमीटर। अच्छा, अगर सेगमेंट वही है तो जितने डिस्टेंस में 8 फ्रिंजेस बने हैं उतने ही डिस्टेंस में n फ्रिंजेस बन रहे हैं, तो 8 फ्रिंजेस की टोटल विड्थ और n फ्रिंजेस की टोटल विड्थ सेम होगी क्योंकि सेगमेंट इज सेम। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 8 इंटू λ1 d/d इज इक्वल टू n इंटू λ2 d/d। जितने सेगमेंट में 8 फ्रिंजेस बने उतने ही में अब n फ्रिंजेस बनेंगे, तो सेगमेंट तो सेम है, तो जो टोटल ये विड्थ है वो दोनों की सेम कर दिया जाए, तो d/d तो कट जाएगा, तो व्हाट यू गेट 8 λ1 इज इक्वल टू n λ2। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर एक छोटा सा फॉर्मूला निकाला जाए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, तो व्हाट यू गेट इज n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम लोग वेवलेंथ को चेंज करें तो गिवन सेगमेंट में जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगे वो कुछ इस हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। और कॉमन सेंस की बात बताया जाए तो अगर लैम्डा कम कर दोगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाएंगे मतलब 8 था तो 9 और 12 हो सकता है, 6 तो हो नहीं सकता, 8 इक्वल भी नहीं हो सकता, तो कितना होगा निकाल लिया जाए फिर। तो 8 इंटू 600 इज इक्वल टू n इंटू 400, ठीक है। मेक श्योर कि दोनों तरफ लैम्डा का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 4 2 जा
तो n इज इक्वल टू यू गॉट 12। तो भैया हमने पहले ही कहा कि जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगे वो बढ़ जाएंगे अगर वेवलेंथ कम हो गई है तो, और अगर लैम्डा बढ़ जाएगा तो विड्थ तुम्हारी बढ़ जाएगी, उतने ही डिस्टेंस में कम फ्रिंज तुमको देखने को मिलेंगे। तो इस फॉर्मूले से भी बातों को समझ सकते हो। ये यंग्स एक्सपेरिमेंट के आसान क्वेश्चन में काउंट होएगा। ठीक, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। यूज दिस फॉर्मूला ओनली। ठीक है, तो चलेंगे 19 की तरफ। डू इट फास्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे सॉल्व होगा। तो 2022 के नीट पेपर का फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 किलोग्राम लिफ्ट प्लस पैसेंजर। एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट की बात हो रही है, हम सब उससे यूज टू हैं। एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट जो इलेक्ट्रिक से चलती है उसकी बात हो रही है। वो जो मैक्सिमम लोड उसका दिया है वो है लिफ्ट प्लस पैसेंजर को लेकर के, दैट इज़ 2000 किलोग्राम। मतलब कहने का ये हुआ कि ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट का जो टोटल लोड है वो है 2000 किलोग्राम। ठीक है, इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो उसमें एक्सेशन नहीं है, तो मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड एट 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कह रहे भैया कि इलेक्ट्रिक लिफ्ट है जिसका मैक्सिमम लोड है 2000 किलोग्राम लिफ्ट प्लस पैसेंजर को लेकर के, इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट, इस बात का ध्यान रखना, एक्सेशन की बात यहाँ पर फिर नहीं हो रही है। हम लोग लिफ्ट के बहुत क्वेश्चन किए हैं जिसमें एक्सेशन की बात होती थी, मगर यहाँ पर वो बात नहीं है। द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन, इस चीज़ को ध्यान रखना, द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स जो मोशन का अपोज कर रहा है। तो मोशन का अपोज करने का मतलब कि अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा, तभी तो अपोज करेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है मोशन का, उसकी जो वैल्यू है दैट इज 3000 न्यूटन। तो कह रहा है द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट। सुनो, ये लिफ्ट है, इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, मोटर से चल रहा होगा, मोटर उस पर फोर्स लगा रहा होगा तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। एक बात ये बताओ, ये तो फ्रिक्शन फोर्स है दिया था, उसके अपोजिट है। इस लिफ्ट का जो टोटल वेट होगा वो भी तो नीचे की तरफ लगेगा, तो टोटल वेट विल बी ऑब्वियसली डाउनवर्ड एंड दैट विल बी mg, और g हमें 10 दिया है तो m से मल्टीप्लाई किया जाए तो दिस विल बी 20,000 न्यूटन। तो एक तो लिफ्ट प्लस पैसेंजर का टोटल वेट हो गया और ये हो गया फ्रिक्शन। ये दोनों लग रहे होंगे नीचे की तरफ, लेकिन फिर भी लिफ्ट जा रहा है ऊपर की तरफ और वो भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये जो टोटल फोर्स है, एक फोर्स ऊपर भी लगना चाहिए और वो फोर्स इन दोनों फोर्स को बैलेंस करेगा, तभी जाकर लिफ्ट ऊपर की तरफ चलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो लेकिन ये फोर्स लिफ्ट पर लगाएगा कौन? ये तो फ्रिक्शन फोर्स है, चलो मशीन है, फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ये तो वेट है। इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा? फिर ऊपर की तरफ कैसे चला गया? वही तो काम करेगा ये मोटर। तो अगर हमको ये पता करना हो कि मोटर ने टोटल फोर्स कितना लगाया ऊपर की तरफ, तो वो फोर्स इन दोनों फोर्स के सम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तभी जाकर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। तो अगर हमको ये निकालना हो कि जो फोर्स अप्लाइड बाय मोटर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाए ताकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो दैट मस्ट बी दिस प्लस दिस। तो 20,000 और 3000 कितना हो जाएगा?
23,000 न्यूटन। तो 23,000 न्यूटन का ये फोर्स लगेगा। अब फट से यहाँ पे टिक मत कर देना, आगे 23,500 या यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टिक मत कर देना, पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर, पावर फाइंड करना है, मोटर का फोर्स नहीं, मोटर का पावर फाइंड करना है। तो पावर का फॉर्मूला जो होता है P = F/V। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे, बहुत बार इस फॉर्मूले को यूज़ किया हम लोगों ने। भाई मोटर जितना फोर्स लगाया वो और उस फोर्स से जो वेलोसिटी मिली वो, तो दिस बिकम्स 23,000 इंटू 1.5। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करोगे 34,500 वॉट विल बी योर आंसर। तो मोटर जो पावर डिलीवर करेगा लिफ्ट को वो होगा 34,500 वॉट। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फ्रिक्शन किधर होगा, वेट किधर होगा, तो मोटर का फोर्स किधर होगा, ये सब बातों को समझ जाओगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉस ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन कहा जाएगा इसको भी। तो चलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 20th की तरफ। डू इट फास्ट। हेलो हेलो हेलो।
लो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लिया गया अगला क्वेश्चन है जो कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पर बेस्ड है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव नो यूनिट्स नो डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशन, डायमेंशन बट नो यूनिट्स। मतलब क्या होता है, यूनिट होता है कि डायमेंशन होता है कि दोनों है कि दोनों नहीं है, दोनों में से कौन है तो कौन नहीं है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन, ठीक है। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, दैट इज स्टेरेडियन, ठीक है। और दोनों का ही डायमेंशन कुछ भी नहीं होता है। तो प्लेन एंगल का यूनिट तो है रेडियन, सॉलिड एंगल का भी यूनिट है स्टेरेडियन, मगर दोनों का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो बोथ हैव नो यूनिट्स नो डायमेंशन गलत है, यूनिट तो है ही है। एंड थर्ड इज करेक्ट, यूनिट्स बट नो डायमेंशन, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, तो तुमको समझा दूँ होता क्या है। जैसे मान लो ये कोई आर्क है, ठीक है। ये आर्क किसी सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है दैट इज़ योर गोइंग टू बी प्लेन एंगल। और इस प्लेन एंगल की जो वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। किसी सर्किल में किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बना वही तुम्हारा होता है प्लेन एंगल। तो दिस इज योर प्लेन एंगल। ये मैक्सिमम बच्चों को पता भी होता है, मगर ये जो एंगल है द सॉलिड एंगल, ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, तो उसको तो डिस्क्राइब करता हूँ मैं। जैसे मान लो कोई एक स्फीयर है, सर्किल नहीं स्फीयर, 3D बॉडी की बात हो रही है, और सर्किल इस स्फीयर का कोई छोटा सा हिस्सा मैंने काट लिया, सरफेस, ठीक है। और वो इसका जो सरफेस है इस स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वही कहलाएगा उसका द सॉलिड एंगल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सरफेस जो तुम फिगर में देख रहे हो और ये है इसका सेंटर, ठीक है। तो ये जो इस स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, वो इसके सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको हम कहते हैं द सॉलिड एंगल। इसको हम लोग ओम से डिनोट करते हैं। और कैसे निकालते हैं ये मान लो इसका जो एरिया है वो है डेल्टा ए, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है मान लो आर। तो द सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। तो जिन बच्चों को ये दोनों एंगल नहीं पता है वो एंगल अच्छे समझ लें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ प्लेन एंगल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको मेज़र करते हो रेडियन में, इसको मेज़र करते हैं स्टेरेडियन में। तो दोनों में यूनिट्स तो है मगर दोनों में डायमेंशन नहीं होता है। बोथ आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी बट नॉट यूनिटलेस, रेडियन स्टेरेडियन। याद रहेगा, बेसिक फैक्ट है, याद रहेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे, अच्छे से कर लो इसको। अब चलते हैं बच्चों, हम लोग एटम और न्यूक्लियस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन देखने को यहाँ देखो मिल रहा है। इसके पहले वाले में बहुत हार्डली हमें क्वेश्चन देखने को मिला था। न्यूक्लियस चैप्टर से जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 की सेकंड बुक में, उससे एक क्वेश्चन लिया गया है और ये क्वेश्चन लिया गया फ्रॉम द बीटा प्लस डीके। ये है ई प्लस दैट इज़ पॉजिट्रॉन। तो हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा प्लस डीके, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया। जैसे एक एलिमेंट है ZXA, एटॉमिक नंबर मास नंबर। तो अगर कभी भी कोई पार्टिकल बीटा प्लस डीके में पार्टिसिपेट करता है, उसके साथ बीटा प्लस डीके होता है,
तो नया जो एलिमेंट बनता है उसका मास, उनका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 कम हो जाता है, मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस तुमको मिलता है पॉजिट्रॉन प्लस एक न्यूट्रिनो। तो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, तो 11 सोडियम 22 से बना है X E प्लस न्यूट्रिनो। तो यही चीज़ देख के पता लग गया कि भाई ये पॉजिट्रॉन है, मतलब बीटा प्लस डीके है। तो बीटा प्लस डीके में जो X बनेगा उसमें से एक एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा 10, और मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10 एटॉमिक नंबर तो नियॉन का होता है, तो 10 नियॉन 22। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम बीटा प्लस डीके समझ गए हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले बीटा माइनस डीके भी हमको पता होना चाहिए। तो सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे कि बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर मास नंबर कैसे चेंज करता है, और साथ साथ कौन से पार्टिकल्स और निकलते हैं इन केस ऑफ बीटा माइनस डीके। यही तरीका है प्रिपरेशन करने का कि एक क्वेश्चन अगर आए तो उससे जुड़े और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी देख लिया जाए, ठीक है। ऐसे कर लो, फिर आगे चलेंगे। डू इट फास्ट।